पैरेललोग्राम लॉ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कहां तक? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तक। यस कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के? दो किए तीन थे? क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने सॉल्व किए थे अपन ने? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन। हाँ ठीक है। अच्छा मैंने तुमसे बोला कि मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आना तुम लोग। मॉड्यूल कुछ बोलते ना कि सॉल्व क्वेश्चन या कुछ देख के आना तुम लोग, तो देखे थे सबने? यस सर। क्या देखा था? सॉल्व क्वेश्चन देखा था कि अनसॉल्व देखा था? सर पहले सॉल्व फिर अनसॉल्व। अच्छा चले क्वेश्चन लिखो यार। सॉल्व क्वेश्चन कितने सॉल्व किए थे तुम लोगों ने? सर वो बहुत कम थे उसमें सॉल्व क्वेश्चन पैरेललोग्राम पे। और एक्सरसाइज में कोई? एक्सरसाइज में 7-8 है सर। यस सर। लिखो रे क्वेश्चन लिखो यार, फिर चेक करते हैं ना क्या बोल रहा है। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है वहां पे। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट is 16 Newton, 16. The sum of magnitude of two forces acting at a point is 16 Newton, 16. If their resultant is normal to the smaller force, if their resultant is normal to the smaller force and has magnitude of 8 Newton the forces are क्वेश्चन सबने लिखा ही नहीं लिखा? The sum of magnitude of two forces acting at a point is 16 Newton. If their resultant is normal to the smaller force and has a magnitude of 8 Newton, the forces are, पहला ऑप्शन लिखो 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। Sir, can you repeat the question? The sum of magnitude of two forces acting at a point is 16 Newton, 16. If their resultant is normal to the smaller force, and has a magnitude of 8 Newton, the forces are, पहला ऑप्शन लिखो 6 न्यूटन 10 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन लिखो 8 न्यूटन 8 न्यूटन, यानी दोनों फोर्स 8 न्यूटन के हैं। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है 4 न्यूटन 12 न्यूटन, और लास्ट ऑप्शन बोल रहा है 2 न्यूटन 14 न्यूटन, 1/4। सेकंड ऑप्शन देखो चेक करो सबका इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
सर मेरा 6 न्यूटन और 10 न्यूटन आया। कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास दो वेक्टर है। मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। एक का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे का मैग्नीट्यूड मान लो कितना है? बी। तो ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन के वहां पे? द सम ऑफ मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके मैग्नीट्यूड का सम ए प्लस बी। बताओ यहां पे 16 है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है वहां पे? यस सर। अच्छा, लास्ट में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? सबको याद है कि नहीं याद है? कि अगर एक वेक्टर तुम्हारा ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर को हमने किस तरह से ड्रॉ किया था? दोनों वेक्टर को हमने इस तरह से ड्रॉ किया था कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से अगर कोइंसाइड करेगा तो बताओ रिजल्टेंट कहां जाएगा? बताओ इस तरह से वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर था कि नहीं था वहां पे? यस। ये ट्रायंगल लॉ था। देखो यही था कि नहीं था वहां पे? अच्छा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम याद है कि नहीं याद है? अगर कोई वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो बताओ वहां पे इस ज्योमेट्री को हमने वहां पे क्या किया था? कंप्लीट किया था कि नहीं कंप्लीट किया था? यस। हमारा रिजल्ट वहां पे यही था कि नहीं था वहां पे? कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है और दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल कितना है? थीटा है, तो उन दोनों वेक्टर को हमने कंसिडर किया था टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, इससे पहले बताओ मुझे, तुम लोगों ने जितनी मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, सबने थ्योरी देखी थी कि नहीं देखी थी घर जाके? यस। घर क्या, घर पे ही हो ना तुम लोग तो मैं बोल रहा हूं कि तुम लोगों ने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की थ्योरी देखी थी कि नहीं देखी थी? यस सर। हाँ सर। देखी थी। अच्छा बताओ, जिसने भी देखी थी, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट बोलो जरा। अगर एग्जाम में आता है डिफाइन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या डिफाइन करोगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? अब तुम लोग तो देख के भी बोल सकते हो, बुक पलटोगे और देखोगे वहां पे स्टेटमेंट। अभी ये चीज हमेशा ध्यान रखो, जो चीज बोल रहे हैं कि अगले दिन करके आनी तो करके आनी है, उसको टालना कौन है? कि 2 दिन बाद देखेंगे, 3 दिन बाद देखेंगे। 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो कोर्स अपना और आगे बढ़ जाएगा। और स्टार्टिंग में थोड़ी स्पीड स्लो होती है, लेकिन आगे जाके स्पीड तो अपनी बढ़ेगी वहां पे फिर। तो बोलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट क्या होगा? अबे तुम्ही लोगों तो बोल रहा हूं। सर कैन आई? हाँ बोलो ना, मैं तो पूछा ही नहीं यार सबसे। Sir, if two vectors are represented by the adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented by the diagonal of parallelogram. यही डेफिनेशन दी है क्या बुक में भी ऐसी एग्जैक्ट? कि तुमने जो समझा था वो देख के बोला? सर समझ के बोल। हाँ तो एक बार चेक करना, बुक में थोड़ी और रिफाइंड लैंग्वेज यूज करते हैं वहां पे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हमने क्या डिफाइन किया था? कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, अगर उनको हम कंसिडर कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय इट्स डायगोनल। बताओ यही रिजल्टेंट था कि नहीं था वहां पे?
अब बताओ ये रिजल्ट कैसे आया था? अगले स्टेप में हमने वेक्टर बी को उठा के इस तरह से यहाँ पे प्लेस किया था कि नहीं प्लेस किया था वेक्टर बी को? Yes. और जब वेक्टर बी को यहाँ पे हमने प्लेस किया था तो यहां से हमने बोल दिया था कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कब मिलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जब हम फर्स्ट का टेल और सेकंड के हेड को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। अच्छा, यहां से एक प्रॉपर्टी देखो यार जो तुम्हें याद रखनी है। बताओ सी मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है कि नहीं? Yes. अच्छा, किसका रिजल्टेंट है वेक्टर सी? ए और बी का रिजल्टेंट है कि नहीं है? Yes. बताओ जब भी हम रिजल्टेंट वेक्टर की बात करेंगे, बताओ रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी के बीच में कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट मिड पे मिलेगा, मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करोगे तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो उनके बीच में कहीं आएगा। मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूं जिससे तुम्हें तो और क्लियर होता है। जैसे देखो, मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, बताओ एंगल कितना है? 90 degree. 90 डिग्री। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का है, तो हम क्या करेंगे? बी वेक्टर को यहां से उठा के यहां पे लाके प्लेस कर देंगे। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? No. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसी भी वेक्टर को हम मूव करा सकते हैं। कंडीशन क्या है? ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना ही डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। बताओ अब मैं अगर ट्रायंगल लॉ यूज करूं तो ये फर्स्ट वेक्टर का टेल है, ये सेकंड वेक्टर का हेड है, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो बताओ यहां से हमें रिजल्टेंट वेक्टर सी मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा, अब देख के बताओ, एक वेक्टर ए था, यहां से अब डायग्राम क्लियर हुआ कि एक वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी था, और इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो रिजल्टेंट वेक्टर सी इनके मिड में कहीं मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तुम्हें याद रखनी है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे रिजल्टेंट हमेशा कहां मिलेगा? रिजल्टेंट हमेशा मिड में मिलेगा। बताओ ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, मान लो एक मैं डायग्राम और ले लेता हूं, तुम्हें और क्लियरिटी मिल जाएगी। एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी। भाई अभी तक एंगल जो था, एंगल हमारा एक्यूट था। अब बताओ ये एंगल ऑब्ट्यूज हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। और दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से लेके 180 तक जाएगा, ये हमें क्लियर है। अच्छा, अब मैं अगर बोलता हूं कि इन दोनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? बताओ, बी वेक्टर को हम ऐसा मूव करा के ला सकते ही नहीं ला सकते हैं यहाँ पे? यस Yes. भाई पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं तो हमने उसके पैरेलल्स को मूव करा दिया। बताओ जब हमने ऐसे मूव कराया तो ये फर्स्ट वेक्टर का टेल है और ये सेकंड वेक्टर का हेड है, तो बताओ ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सी आया कि नहीं आया? यस सर। तो अब फाइनली डायग्राम हमारा ऐसा बन गया कि नहीं बन गया कि एक वेक्टर अगर ए होगा, दूसरा वेक्टर बी होगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सी रहेगा। कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी के बाहर नहीं जा सकता। जो ए और बी के बीच का एंगल होगा उनके बीच में ही कहीं हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर सी मिलेगा। बताओ ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर इसके पीछे कुछ रीजन है? नहीं, अरे रीजन क्या है? ट्रायंगल लॉ से निकाल दिया ना अपन ने। भाई रीजन क्या है? लॉ है, उस लॉ को हमने यूज किया है। यस। तो मैंने बोला ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। आया तो ये देखो, ये रिजल्ट आया तो ट्रायंगल लॉ से ही है, लेकिन ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना है कि देखो होगा क्या, आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। जब आगे बढ़ेंगे 11th में रिलेटिव मोशन आता है तो वहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पे हम रिजल्टेंट की बात करते हैं।
तो बस हमें कल ये चीज ध्यान रखनी है कि रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच में कहीं मिलेगा। इतना मैं रब करूं क्या? Yes, sir. वैसे तो मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो रिकॉर्ड करने के बाद शेयर भी करूंगा। ओके ओके सर। अच्छा, लेकिन ये मैंने क्या बोला, दोनों चीजें फॉलो करनी है हमें। भाई क्लास में जो चीज नहीं समझ में आई वो तो हमने क्लास की रिकॉर्डिंग को ओपन करके देख लिया, लेकिन जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूअसली देखते रहना है सबको। रब करूं मैं इतना? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब एक चीज और है, यानी ये प्रॉपर्टी अगर याद रखोगे ना तो आगे जाके हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। चाहो तो जिस कॉपी में तुम लोग नोट्स बनाते हो ना, तो वहां पे लिख के रख लो, बिल्कुल दो वेक्टर का रिजल्टेंट रहेगा वो हमेशा मिड में कहीं मिलेगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस करने वाला हूं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है अभी? 90 है कि नहीं? 90 degree. अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, वेक्टर ए भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों की वैल्यू 10 न्यूटन है। बताओ ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है कि हमारे पास दो वेक्टर हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होंगे? अच्छा, अब बताओ एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर थे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था। अब बताओ, अब मुझे अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा तो मैं बी वेक्टर को पहले यहां से मूव करा के यहां पे लाके प्लेस कर दूंगा, और अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट के टेल और सेकंड के हेड को वहां पे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। बताओ ये रिजल्टेंट वेक्टर सी आएगा कि नहीं आएगा? Yes. अच्छा, ये जो रहेगा, बताओ ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? यस। अच्छा, सबने इतना प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब बी, बेस का मतलब ए। जब दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 का मतलब हो गया अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes. अच्छा, बताओ सी रिजल्टेंट है कि नहीं है? हाँ है ना। किसका रिजल्टेंट है, ए और बी का? और बी का। तो लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो भी रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री के केस में √a² + b²। अब बताओ ये चीज पाइथागोरस थ्योरम से भी आएगी कि नहीं आएगी? हाइपोटेनियस जो रहेगा वो होगा √a² + b²। तो सी जो रहेगा, बताओ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी की वैल्यू हो जाएगी 10√2 न्यूटन। बताओ इतना आएगा कि नहीं आएगा? सी की वैल्यू 10√2। अच्छा, अब मैंने क्या बोला है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रखनी है? पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे रिजल्टेंट हमेशा बीच में कहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट हमेशा एग्जैक्ट मिड पे मिलेगा। 90 का मिड 45 है कि नहीं है? अच्छा, अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं, जनरल रिजल्ट है। मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जिन दो वेक्टर की हम बात कर रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड ए और बी सेम है, इन दोनों के बीच का एंगल मान लो 60 डिग्री है। अब मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट रहेगा वो हमेशा इनके मिड पे आएगा। मिड का मतलब कितना? 30 डिग्री। तो ये रिजल्ट तुम लोग हमेशा ध्यान रख लो बिल्कुल।
रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा मिड में मिलेगा, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर एग्जैक्ट मिड में आएगा। अगर मान लो 45 डिग्री होता तो क्या होता दोनों के बीच का एंगल? 22.5 पे आता। अगर 30 डिग्री होता दोनों के बीच का एंगल तो 15 डिग्री पे आता। बोलो इतना सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes. रब करूं मैं इतना Yes, sir. कि कोई नोट डाउन कर रहा है इतना? सर एक हाँ, और ध्यान है जो चीज मैं समझा रहा हूं उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ये चीज समझ के, और ये चीज भूलनी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आगे बहुत जगह यूज होती है। रिजल्टेंट हमेशा मिड में आएगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिड में आएगा, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिड पे आएगा। लिख लिया इतना? यस हो गया। चलो यस सर। अपन आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन में आ जाते हैं जरा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, जिन दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं उनका सम 16 न्यूटन है कि नहीं? ये तो दोनों Yes, का sir. मैग्नीट्यूड, अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? देखो लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, इफ देयर रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर वन, इसका मतलब है कि इनमें से एक वेक्टर छोटा होगा और एक वेक्टर बड़ा होगा। तो मान लो वेक्टर ए छोटा है, बी बड़ा है, कोई भी एक चीज मान लो जाए। अच्छा अब ये बताओ मुझे कि अगर मान लो एक वेक्टर ए ऐसा है, एक वेक्टर बी ऐसा है, बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कभी परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? इन दोनों का नहीं। रिजल्टेंट तो सी ऐसा कहीं निकलेगा, हाँ, बीच में और उसके बाहर लेकिन निकलेगा। परपेंडिकुलर होगा क्या? नहीं। नहीं। अच्छा अब मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैंने तुमसे बोला ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना लिया मैंने? कुछ ऑब्ट्यूज एंगल लिया कि नहीं लिया? यस सर। अब बताओ इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट सी ऐसा आ सकता है कि नहीं आ सकता है, परपेंडिकुलर? यस सर। यस सर। अब बताओ क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि जब इन दोनों, देखो दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा बीच में कहीं मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट तो बीच में मिलेगा नहीं। एग्जैक्ट बीच में तभी मिलेगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहां पे ए का मैग्नीट्यूड अलग है, बी का मैग्नीट्यूड अलग है, तो जब इन दो वेक्टर्स की हम बात करेंगे तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर वाले से 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। बताओ ए स्मॉलर लिया है कि नहीं लिया हमने? Yes. अच्छा बताओ सी कौन सा वेक्टर है? सी रिजल्टेंट है कि नहीं? यस। सी किसका रिजल्टेंट है? ए और बी का। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ अगर हम बी वेक्टर को उठा के यहां पे लेके आए, बताओ डायग्राम ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भाई सी रिजल्टेंट है, और सी अगर रिजल्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ होगा फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने पे रिजल्टेंट मिलना चाहिए। तो बी वेक्टर को हमने क्या किया, बी के पैरेलली मूव करा दिया। तो ट्राइंगल लॉ एप्लीकेबल हो गया कि नहीं एप्लीकेबल हो गया यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. बताओ किसी को इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? भाई Yes, sir. सी रिजल्टेंट Yes, है, sir. देखो सी रिजल्टेंट है ए और बी का, और सी अगर रिजल्टेंट है ए और बी का तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ क्या होना चाहिए? बी को जब हम मूव कराएंगे उसके पैरेलल, तो बताओ इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। अच्छा बताओ ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो
ये अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बताओ बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर C square plus A square. प्लस सी स्क्वायर। बताओ ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, रिजल्टेंट की वैल्यू दी है क्या अपने को? एक बार ये Yes, चेक sir. करेगा। 8 न्यूटन। Yes, sir. 8 रिजल्टेंट Newton. कितना दिया है? 8 न्यूटन। तो हमें सी की वैल्यू दी हुई है 8 न्यूटन, पुट कर दो सी की वैल्यू 8 न्यूटन। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी का कितना था? 8 ना? 8. तो ये हो गया Yes. 64, ये हो गई इक्वेशन 2। अब लास्ट क्लास में लिखवाया था, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे b माइनस ए को हम क्या लिख दें? इसको हम लिख दें b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, 64 के बराबर है। और a प्लस बी की जगह क्या पुट कर दे? 16। तो b माइनस ए, बताओ 4 आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? Yes, हमने sir. फॉर्मूला पढ़ा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और a प्लस बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 16। तो b माइनस ए 4 है और a प्लस बी वहां पे 16 है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 2b आ गया 20 के बराबर। तो b की वैल्यू, अब बताओ b 10 होगा तो a की वैल्यू 6 होगी कि नहीं होगी? यस सर। अब चेक करो, जो 4 ऑप्शन लिखवाए sir. हैं उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? अबे जो ऑप्शन लिखवाया उसमें से कोई एक ऑप्शन है कि नहीं है? 10 और 6। Yes, sir. Option A. Yes, यस sir. सर है ऑप्शन है। और ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में 1-2 और दिए होंगे। इतना समझ में आया नहीं समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. यस सर आ गया। अच्छा, मैं चेक कर रहा हूँ और एक आध क्वेश्चन मिल जाए इस तरह का। मॉड्यूल है कि नहीं तुम लोगों के पास? Yes, sir. है। Soft copy. चलो एक क्वेश्चन और लिखो यार। ऐसा तो नहीं मिल रहा है, पर अपने जो थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। रब करूँ ना मैं इतना? Yes, sir. यस सर। Yes. चलो क्वेश्चन लिखो एक, जो थ्योरी थी जो हमने डिस्कस की लास्ट क्लास में। अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन and 8 Newton, a force of 6 Newton and another of 8 Newton can be applied to produce the effect of a single force, can be applied to produce the effect of a single force equal to, अब 4 ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन दिया है 1 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन दिया है 10 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन दिया है 16 न्यूटन और चौथा ऑप्शन दिया है 0 न्यूटन। तीसरा ऑप्शन सॉरी ये सेकंड ढंग से ऑप्शन देखो। सेकंड ऑप्शन भाई Second क्वेश्चन option. बेसिकली क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि इन दोनों फोर्स को हमें ऐड करके एक सिंगल फोर्स बनाना है। तो रिजल्टेंट की बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है? और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? 6 और 8 को अगर ऐड करोगे तो रिजल्ट कहां से कहां तक जाता है? रिजल्ट a प्लस बी से a माइनस बी तक जाता है। तो a माइनस बी का मतलब 2 न्यूटन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और a प्लस बी का मतलब क्या हुआ? 14 न्यूटन हुआ। तो 2 Yes. से लेके 14 के बीच में 10 न्यूटन आता है कि नहीं आता है केवल? Yes, sir. और कोई वैल्यू आती है क्या? No, sir. No, sir. नहीं आती। यार क्वेश्चन तो और होंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के। एक तो तुम लोगों कुछ के पास तो हार्ड कॉपी होगी ना कि नहीं है?
नहीं है Yes, sir. Sir, है. Yes, sir. उसके पास, सब तो नहीं बोलना, कुछ के पास तो होगी ना हार्ड कॉपी। उसमें देखो इस तरह की कोई क्वेश्चन है क्या, जो रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर पे परपेंडिकुलर है। Yes, sir. एक और है sir. है क्वेश्चन, Yes, sir. उसका भेजोगे फोटो उस क्वेश्चन का? Okay, sir. भेजो रहा क्वेश्चन का फोटो वहां पे। Sir, बस 2 मिनट फोन से क्लिक करके please. हाँ बोलो। भेजा फोटो? एक तो लगता है मुझे क्वेश्चन इन चैप्टर एक्सरसाइज में ही था, इस तरह क्वेश्चन जो अपन ने किया है अभी सॉल्व। Excuse me, sir. हाँ सर एक्चुअली यहाँ पे फोन नहीं है सर, बस 2 मिनट लगेगा सर, मैं फोन लेके आपको अच्छा चलो फोन. क्वेश्चन बोल दो, छोड़ो छोड़ो क्वेश्चन बोल दो, डिक्टेट कर दो। क्वेश्चन तो डिक्टेट कर सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हो। यस सर. हाँ बोलो, क्वेश्चन को रीड करो। Yes, sir. So, question is, two forces are such that the sum क्या? of them. हाँ बोलो बोलो बोलो। Sir, two forces are such that the sum of their magnitude is 18 Newton, इज 18 न्यूटन, हाँ ठीक है। and the magnitude of the resultant is 12 Newton, रिजल्टेंट है 12 न्यूटन, हाँ। and the resultant is perpendicular to the smaller force. The magnitude of the forces are. चलो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मान लो ए छोटा है, बी वहां पे क्या है, बड़ा है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है सी, वो है परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर ए। करो फाइंड आउट करो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। Sir, 13 Newton and 5 Newton. करके देखो जरा, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था वहां पे। और अभी हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि अगर एक वेक्टर ए है स्मॉलर और दूसरा वेक्टर बी है, अगर दो वेक्टर कुछ इस तरह से होंगे ऑब्ट्यूज एंगल पे, तभी उनका रिजल्टेंट स्मॉलर पे परपेंडिकुलर आएगा। लेकिन सी अगर रिजल्टेंट है तो बी को हमने ऐसे पैरेलली मूव करा के यहां प्लेस कर दिया था। तो सी रिजल्टेंट तभी होगा ना जब वो ए के टेल और बी के हेड को क्या कर रहा होगा, ज्वाइन कर रहा होगा। तो अब रिजल्ट क्या निकल के आ गया, जब तुम यूज करोगे वहां पे पाइथागोरस थ्योरम, तो रिजल्ट आएगा सी स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, बी स्क्वायर। सी का स्क्वायर मालूम है तो ये हो जाएगा 144, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये हो गया बी माइनस ए। सब लोग सॉल्व कर रहे हैं।
और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर बुक में तुम्हें मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। Sir, 13 Newton and 5 Newton. Yes, देखो आया sir. कि नहीं आया भाई। b माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी? b माइनस ए की वैल्यू 12 आएगी। अब दोनों को सॉल्व कर दो, ऐड कर दो। सर आ वहां गया, सर आ गया। b आ गया 15 और a सर B 13 है और A 5 है। Yes, sir. b कितना? 13. 13। 13. 13 और a आ गया तुम्हारा 5. 5। देखो इतना आया कि नहीं आया? Yes, sir. फिर देखो, मान लो अब मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। Sir, एक डाउट था। एक मिनट बस ये डायग्राम कंप्लीट कर लें, फिर अभी डिस्कस करते हैं। तुम्हारा डाउट था ना? ये डायग्राम ड्रॉ करो यार तुम लोग। यहां पे मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ किए। यहां पे हमने कुछ डायग्राम ड्रॉ किए हैं और इन सभी डायग्राम में कैलकुलेट क्या करना है? इन सभी डायग्राम में कैलकुलेट करना है ब्लॉक पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। तो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। सर लास्ट Find वाले out. में F2 क्या है? क्या बोल रहे हो? सर वो लास्ट वाले में F2 फोर्स कितना है? F2 4 है। अब कुछ नहीं करना है, वहां पे हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वहां पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लिखवाया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज क्या है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू हम दो वेक्टर्स को वहां पे क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। और क्या लिखवाया था? जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट रहेगा वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पे और साथ में दोनों के बीच के एंगल पे। अब बताओ फर्स्ट केस में रिजल्टेंट कितना निकल के आएगा? 13 न्यूटन। 13। 13 भाई यहां पे एंगल कितना? 0 डिग्री। तो तुम बोलोगे फर्स्ट केस में टोटल फोर्स आ गया 13 न्यूटन। अब सेकंड केस में बोले अच्छा F2 की वैल्यू नहीं दी क्या? सेकंड केस में F2 की वैल्यू यहां पे लो 4 न्यूटन। F1 2 न्यूटन, F2 4 न्यूटन। बताओ अब सेकंड केस में क्या बोलोगे? सेकंड केस में अगर तुम रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने जाओगे तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होगा 2ab इंटू कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है? √3/2। अब चेक कर लो रिजल्टेंट कितना आ रहा है सेकंड केस में। √18 + 8√3। रूट 18 + 8√3। 18 क्यों? Oh, sir, 20 20 प्लस 2√3। 8। सर 8√3। अच्छा 8√3।
तो ये हो जाएगा 20 + 8√3। अच्छा, थर्ड केस में बताओ एंगल कितना है? 180। 180। अब बताओ एंगल अगर 180 होगा तो रिजल्टेंट क्या लिखवाया था? a - b। बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन आएगा। सेकंड में हम 4 कॉमन ले सकते हैं ना? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कौन सी वैल्यू बड़ी है, 6 बड़ा है या 4 बड़ा है? सर 6। तो ये ध्यान है ना, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कहां होगा? पीछे की ओर होगा। अच्छा, अब लास्ट वाले केस में क्या बोलोगे तुम? लास्ट वाले केस में अगेन एंगल कितना है? 180। बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं सेम है? यस सर। और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो तुम क्या पूछ रहे थे? सर क्वेश्चन में अगर रिजल्टेंट नॉर्मल दिया है मतलब 90 डिग्री होगा ना? हाँ, नॉर्मल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। सर सेकंड में हम 4 कॉमन ले सकते हैं ना रिजल्टेंट में? सेकंड में 4 कॉमन ले सकते हैं, कहाँ पे? अच्छा, वहां पे कर सकते हैं ना सिंपलीफाई। वो तो क्या है, √3 की वैल्यू 1.7 मान लो अप्रोक्सीमेटली। तो 20 प्लस क्या करोगे? 1.7 × 8, वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मैथ्स की चीज है ना, कॉमन लो नहीं लो छोड़ दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उतना? हो गया ना इतना? यस सर। फिर देखो, अब मैं यहां पे शो कर रहा हूं एक वॉल। यहां पे हमारे पास वॉल है और यहां पे एक ब्लॉक है, और जो भी ब्लॉक है ना, ब्लॉक को हम पुश कर रहे हैं अगेंस्ट दिस वॉल विथ अ फोर्स ऑफ, मान लो यहां पे 5 न्यूटन। अच्छा, कई बार ऐसा होता ही नहीं होता है कि वॉल है, वॉल के अगेंस्ट में ब्लॉक है, ब्लॉक को जब हम पुश करते हैं तो वो ब्लॉक रेस्ट में रहता है। इस तरह से कभी पुश करोगे ब्लॉक को अगेंस्ट दिस वॉल तो ये ब्लॉक रेस्ट में रहता, रह सकता ही नहीं रह सकता है। यस कोई जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब हम ब्लॉक को पुश कर रहे हैं अगेंस्ट दिस वॉल तो ये ब्लॉक हमारा रेस्ट में है। अच्छा, अब बताओ यहां पे ब्लॉक के ऊपर एक तो हमने फोर्स अप्लाई किया F, और ये फोर्स एक्सटर्नल एजेंट ने अप्लाई किया। यहां पे हम शो कर रहे हैं नॉर्मल। अब तुम लोग नॉर्मल 9-10 में पढ़ी होगी इतनी कि जब ब्लॉक को हम पुश करेंगे तो वॉल भी इसके ऊपर क्या करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी, और जो नॉर्मल आ रही है वो भी 5 न्यूटन है। तो N वहां पे नॉर्मल है। साथ में यहां पे हम शो कर रहे हैं बॉडी का वेट। जो बॉडी का वेट होता है उसको हम W से डिनोट करते हैं, और वो दिया है यहां पे 12 न्यूटन। अच्छा, ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो यहां पे जो वॉल है, वॉल फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है। फ्रिक्शन को हम F से डिनोट कर रहे हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू 12 न्यूटन। अब बताओ, इस तरह का मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, बताओ डायग्राम सबको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस यस सर। अच्छा, तो 5 न्यूटन का फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? हम अप्लाई कर रहे हैं। 5 न्यूटन का फोर्स कौन अप्लाई कर रहे हैं? 5 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 12 न्यूटन का फोर्स है ये कौन अप्लाई कर रहा है? ये अप्लाई कर रहा है अर्थ। भाई, अर्थ की ग्रेविटी है जिसके कारण फोर्स कितना लग रहा है? 12 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है। अच्छा, तो नॉर्मल कौन अप्लाई कर रहा है?
ये जो नॉर्मल फोर्स बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है बताओ? वॉल के कारण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. फ्रिक्शन किसके कारण बन रहा है? फ्रिक्शन भी बन रहा है वॉल के कारण। भाई ये ब्लॉक वॉल को रब करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वॉल इसके और फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द टोटल फोर्स। फाइंड आउट द टोटल फोर्स exerted by the wall on the block, exerted by the wall on the block. सर 0 आएगा क्या? देखो सर 13 न्यूटन। सर 13 आ Yes, रहा है। sir. 13. Yes, चेक sir. करो रे सब लोग। बताओ अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि टोटल फोर्स कितना है, टोटल फोर्स किसका पूछ रहा है? वॉल का। अच्छा टोटल का मतलब ऐड करना है कि नहीं ऐड करना? अगर तुम ऐसा बोलोगे कि टोटल फोर्स 12 + 5 17 न्यूटन है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि फोर्स स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमें एंगल चाहिए। और बताओ वॉल ने एक तो फ्रिक्शन अप्लाई किया है, दूसरा वॉल ने नॉर्मल अप्लाई किया। ये वॉल का फोर्स नहीं है, ये वॉल का फोर्स नहीं है। वॉल केवल दो ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, नॉर्मल और फ्रिक्शन। और बताओ जिन दो फोर्स को ऐड करना है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर कोई तुमसे पूछ रहा है टोटल फोर्स कितना है, तो टोटल फोर्स हो जाएगा √of F का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर, और ये था वहां पे 13 न्यूटन। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का, लेकिन ये क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन में बेसिकली पहले वहां पे फ्रिक्शन कैलकुलेट करना था। इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, एक तो फ्रिक्शन कैलकुलेट करना था, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था कि वॉल ने कितना फोर्स अप्लाई किया। तो वॉल ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो अप्लाई किया है 13 न्यूटन। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। और भी कोई क्वेश्चन थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के? तुम लोग देखे होंगे। मॉड्यूल में और कोई दिखा था तुम लोगों को क्वेश्चन? सर एक तुम लोग क्वेश्चन करके। था। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर एक क्वेश्चन था मॉड्यूल में। हाँ बोलो। Sir, the magnitude of resultant of two forces of magnitudes 3p and 2p is r. If the first force is doubled, the magnitude of the resultant is also doubled. The angle between two forces. देखो हमारे पास दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स क्या बोल रहे हैं? Sir, 3p. 3p। Yes, sir. और दूसरा क्या है? Sir, 2p. अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है? Sir, magnitude of resultant r. चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ रहे, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? फॉर्मूला यूज करो। रिजल्टेंट जो था वो था √of a² प्लस क्या होगा? b² प्लस हो जाएगा 2ab cos थीटा। बताओ ये रिजल्टेंट है कि नहीं है पहली इक्वेशन में? फिर क्या बोल रहा है, अब क्या किया? फोर्स को डबल किया फर्स्ट वाले।
फर्स्ट को डबल किया और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट भी डबल हो गया। नहीं, 3p को डबल किया, 2p को डबल किया? 3p को। 3p को। तो 3p को अगर डबल करोगे तब सेकेंड केस में वो ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि फोर्स हो गया तुम्हारा 6p, दूसरा हो गया 2p। लेता हूं, उनके बीच का एंगल चेंज किया क्या? नहीं, केवल हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया है। मैग्नीट्यूड चेंज करने से रिजल्टेंट कितना आ गया? डबल आ गया। तो अब जो इक्वेशन आएगी 2r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab cos थीटा। अब बताओ, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे और स्क्वायर कर दे तो थीटा की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी? भाई आर एलिमिनेट हो जाएगी नहीं एलिमिनेट हो जाएगा? Yes, sir. या फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1/4। यहां पे क्या होगा? 9 और ये 4, 13p स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 3 कितना 12p स्क्वायर ना। डिवाइड किया है स्क्वायर करने के बाद दोनों इक्वेशन को, और यहां पे हो जाएगा 36 प्लस 4 40p स्क्वायर प्लस कितना हो गया 24p स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। p स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई वहां पर। अब चेक कर लो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। कितना है कॉस थीटा? माइनस हाफ। हाँ, कॉस थीटा माइनस हाफ आर। कॉस थीटा अगर माइनस हाफ आता है तो चेक करना थीटा की वैल्यू आती है 120 डिग्री। ये रिजल्ट याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस 120 माइनस हाफ आता है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मैथमेटिकल टूल में कुछ लोगों को याद होगा, हमने कैसे पढ़ाया था कास्ट टूल से। सर पाई माइनस पाई बाय 3 होगा ना? कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। क्या? इसको थीटा हाँ। की वैल्यू 120 के लिए। हाँ, तो उसको कर दो 180 माइनस 60 कर दो। 120 का मतलब क्या होता है? 180 माइनस 60, कॉस 60 1/2, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा। नहीं भी है तो मैंने ये बहुत कॉमन एंगल है, ये फिजिक्स में तो बहुत जगह यूज होता है, तो तुम्हें याद रखना है, याद रख लो इसको। केवल ट्रिग्नोमेट्री में भी तुम आगे पढ़ोगे मैथ्स में। अभी क्या मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चल रही ना? यस। तो cos 120 वहां पे क्या होता है? cos 120 होता है वहां पे -1/2। चेक कर लो आंसर 120 डिग्री है कि नहीं है वहां पे। अरे जिसने पूछा था वो आंसर चेक करो, 120 है कि नहीं है। Yes, sir. 120 है। फिर सर और एक क्वेश्चन डीपीपी में है सेंगेज की। हाँ बोलो क्या है क्वेश्चन? सर ग्रुप पे भेजू? भेजो क्वेश्चन।
भेजा? यस देखो क्वेश्चन लिखो यार, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन दैट, क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन दैट, क्या चीज गिवन है हमारे पास? 3 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है। इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है 0। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स। अरे पर इसमें रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी हमें? नहीं सर, शायद से नहीं पड़ी। देखो करके देखते हैं, अगर रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर अगले लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0, आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स 2 are equal in magnitude and the magnitude of third vector is root 2 times. Out of 3 vectors 2 are equal in magnitude. 2 are equal in magnitude and the magnitude of third vector is root 2 times that of the either of the two having equal magnitude, and the magnitude of the third vector is root 2 times that of either of the two having equal magnitude. Then the angle between vectors are given by, then the angle between vectors are given by. अब सबसे पहले क्या कर लो, इसको बताओ, इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? सर वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना? क्यों परपेंडिकुलर हो जाएगा? थर्ड वेक्टर। अब बोलो क्यों हो जाएगा परपेंडिकुलर, बोलो। सर वहाँ पे रूट 2 टाइम्स दिया है। तो हाँ सर, क्योंकि 2 इक्वल है और तीसरा रूट 2 टाइम। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको हम ऐसा लिखेंगे a प्लस बी। बताओ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, होता क्या है, अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर दिया है f, बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 10 मीटर। इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, और ये किस डायरेक्शन में? Along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मैं अगर कभी तुमसे बोलता हूं f वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन लगा दी, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब यही हुआ ना कि पहले अगर 10 i कैप था तो अब क्या बन गया? -10 माइनस आई कैप। 10 माइनस आई कैप नहीं, -10 आई कैप। भाई पहले अगर 10 आई कैप था, उसके बाद मैंने -10 आई कैप कर दिया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? Yes, और ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं इनको हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट होता है। बताओ इतना सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैंने क्या बोला, जब भी हम किसी वेक्टर के आगे नेगेटिव का साइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन वहां पे क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। अरे हो गया ही नहीं हो गया?
यस अच्छा, जिन 3 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं उनमें से 2 का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं सेम है? यस सर तो हम मान लेते हैं ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम मान लिया। अच्छा, ए और बी का मैग्नीट्यूड अगर x होगा तो c का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √2x। √2x होगा कि नहीं होगा वहां पे? और सी उनके एग्जैक्ट मिड में अब अच्छा बताओ मुझे, c जो रहेगा वो बताओ क्या है वहां पे? रिजल्टेंट वेक्टर किसका रिजल्टेंट है? ए एंड बी। ए और ए और बी का। तो पहले हम मान लेते हैं यहां पे कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। हमने क्या एजम्पशन लिया? हमने एजम्पशन लिया कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? माइनस सी है। सी नहीं है, इन दोनों का रिजल्टेंट -c है। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा कि नहीं रहेगा? यस भाई इन दोनों वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो सेम रहता ही नहीं रहता है। यस सर अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? c इक्वल्स टू √of a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, अब इसको अगर सॉल्व करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर। बताओ, 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? Yes. यस सर बताओ, यही बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस ये आ रहा है रिजल्ट। सर फिर cos थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहां से अब तुम अगर चेक करोगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ गया वहां पे 0, तो थीटा तो आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री। अच्छा, अब थीटा किसके बीच का एंगल है? तो थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? -c। अब -c कैसे बनेगा आप बताओ मुझे ना। सर पैरेललोग्राम के लॉ से हमें b को a के हेड पे ले जाना होगा और फिर सर हम हाँ बोलो। सर वो जो सी वेक्टर का हेड होगा ना, वो हम पहले ऊपर की तरफ ड्रॉ करते थे, तो वैसे ही वो एट एंगल 45 डिग्री बनेगा। देखो, a प्लस बी सी के बराबर है क्या? -c -c के बराबर है। तो बताओ, a प्लस बी का पहले चेक करो, इसका जो रिजल्टेंट आएगा c, वो तो यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? और प्रॉपर्टी क्या लिखाई थी कि दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट जो रहेगा वो एग्जैक्ट मिड पे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। लेकिन a प्लस बी सी के बराबर नहीं है, किसके बराबर है? -c के बराबर। तो -c का मतलब होता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब बताओ, डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो ये भी 45 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 135। 135। ये भी कितना? 135। और इधर कितना आएगा? 90 डिग्री। तो चेक करो, जो ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन दिया है 90, 135, 135। सर लेकिन आपने बोला था कि रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों के बीच में आएगा। हाँ तो सर डी दिया है। हाँ बोलो, तब क्या बोल रहे हो? हाँ तुम बोलो, क्या बोल रहे हो? सर उनके बीच में आएगा आपने बोला था, लेकिन ये तो नीचे आ गया।
किसका? ए एंड बी का। बताओ चलो, a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है कि नहीं? तीन वेक्टर का रिजल्टेंट। हाँ सर। यस सर। यहां पे 0 की बात कर रहा है। अगर बताओ एग्जैक्ट मिड पे आएगा तो रिजल्टेंट कभी 0 हो पाएगा क्या तीनों का? नहीं। अभी तक देखो, अभी तक जो हम लोग रिजल्ट यूज करते थे, हम लोग रिजल्ट यूज करते थे कि a प्लस बी सी के बराबर है, लेकिन यहां पे कंडीशन मेंशन कर दी। और कंडीशन क्या मेंशन करी है उसने वहां पे कि a प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके 0 देना चाहिए। और तीनों का रिजल्टेंट अगर 0 आता है तो इसका मतलब है कि किसी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो तीसरे के बराबर होता है। यहां पे जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। यहां पे दो वेक्टर के रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीन वेक्टर हैं और तीनों वेक्टर को ऐड करने पे 0 मिल रहा है। बोलो आया कि नहीं आया इतना समझ में? यस सर। यस सर। भाई वैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिड में मिलता है, लेकिन यहां पे बोल रहा है कि तीन वेक्टर हैं और तीनों वेक्टर को ऐड करने पे हमें 0 मिलना चाहिए। देखो मतलब फिर एक मिनट, देखो मैं एक चीज और क्लियर करता हूं। यहां पे जैसे a प्लस बी वेक्टर को ऐड किया तो इसका रिजल्टेंट कितना निकल के आया? -c। नहीं, a प्लस बी का रिजल्टेंट तो c आएगा भाई। a और b का रिजल्टेंट तो c है, लेकिन कंडीशन बोल रहा है कि इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तुम समझे नहीं? यहां पे दो वेक्टर नहीं, यहां पे तीन वेक्टर हैं। अबे यहां पे दो वेक्टर की बात नहीं कर रहा है, यहां पे कितने वेक्टर्स की बात कर रहा है? 1 2 3। अभी तक हम केवल दो वेक्टर्स की बात करते थे, यहां पे तीन वेक्टर्स की बात कर रहा है। समझ में? तो जो लेफ्ट में मैंने लिखा ना a प्लस बी, उसका रिजल्टेंट c आ गया। और ये जो रिजल्टेंट है वो इसके क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए, तभी एंगल वहां पे क्या होगा? 180 होके 0 हो पाएगा। यस सर। दो वेक्टर होगा तो उसका रिजल्टेंट मिड में आएगा, लेकिन यहां पे तीन वेक्टर्स की बात कर रहा है। सर मतलब a प्लस बी का रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। और क्या? अच्छा एक चीज तुम खुद सर, तो समझो क्या ना। देखो तुम खुद समझो, मान लो एक वेक्टर मान लो यहां पे 10 न्यूटन का, दूसरा वेक्टर 10 न्यूटन का। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? उसके मिड में। अब मैं अगर इसके ऑपोजिट एक और वेक्टर लगा दूं, तुम तो कंफ्यूज कर रहे हो। ये एक वेक्टर, ये दो वेक्टर, ये तीन वेक्टर। तो मैंने क्या बोला कि जो दो वेक्टर्स हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो थर्ड के इक्वल और ऑपोजिट हो जाएगा, तो अब 0 हो जाएगा ही नहीं? 0 हो जाएगा। 10√2 इस 10√2 को कैंसिल आउट कर देगा। और ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखेंगे। अभी ध्यान रखना, अभी हमने वेक्टर को रिजॉल्व करना नहीं सीखा, इसलिए मैंने बताया कि क्वेश्चन में हमने रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ बोलो, तुम क्या बोलना चाहते, क्या बोल रहे हो? सर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए आ सकता है? बी प्लस, हाँ क्यों सी नहीं आ इज सकता इक्वल टू है? हाँ माइनस क्यों नहीं ए आ आ सकता सकता है? है? आ सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर।
इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेने नहीं वाला था, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर को रिजॉल्व करने का भी एक तरीका मालूम होना चाहिए, तब हम बोल पाएंगे कि 3 वेक्टर का एडिशन 0 होगा। अभी तक हमने कितने वेक्टर को ऐड करना सीखा है? 2। दो। और यहाँ पे कितने वेक्टर हैं? 3। सर 3। अभी हमने 3 वेक्टर को ऐड करना सीखा ही नहीं, इसलिए तुम में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अपन जब वेक्टर को रिजॉल्व करना सीख लेंगे तब इस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी तुम बताओ, कोई और कोई क्वेश्चन है क्या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का? Yes, sir. एक और है। अब बोलो क्वेश्चन, या तो फोटो भेजो मुझे क्वेश्चन की, या फिर रीड कर दो क्वेश्चन। क्या फोटो भेज रहे हो कि रीड कर रहे हो? Sir, read कर दूं? रीड कर दो, बोलो। Yes, sir. The resultant of two vectors u and v is perpendicular to the vector u, and its magnitude is equal to half of the magnitude of vector v. The angle between vector u and vector v in degrees is. एक मिनट, उसका पेज नंबर शायद ये, एक मिनट रुको जरा, शायद में पीडीएफ में भी ये क्वेश्चन मेरे को याद है कि दिखता है, रुको जरा। Sir, पेज it नंबर is- बोले रहा कौन सा है? Sir, 21st page number, 17th question, exercise 1. देखो चेक करो जरा एक्सरसाइज 1 में ये बोल रहे हो क्या, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर u एंड v इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर u Yes, sir. and its magnitude is equal to half of magnitude of vector b. The angle between u and v in degree is. Yes, sir. देखो क्वेश्चन नंबर 17 है ना? Yes, sir. हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है u, दूसरा वेक्टर है v। अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बताओ वो v पे परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस सर। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करें। अब चेक करो डायग्राम मेरा ऐसा होना चाहिए नहीं चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि ये अगर वेक्टर v है तो ये वेक्टर u होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो v पे परपेंडिकुलर आएगा। रिजल्टेंट का मतलब u प्लस v हो गया कि नहीं हो गया? तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर u। अच्छा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर u है तो इसको अपन चेंज कर देते हैं, इसको कर दो u और इसको कर दो v। तो सेम तो क्वेश्चन है जो अपन ने डिस्कस किया था कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट अगर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वहां पे हम क्या करते थे, v को इस तरह से मूव करा के यहां पे ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे? अच्छा, अब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में क्या बोल रहा है, इस परपेंडिकुलर टू u एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो मान लो v का मैग्नीट्यूड कितना है, x है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर x होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? x/2। x/2। अच्छा, अब बताओ ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे? तो अब तुम क्या बोलोगे वहां पे, साइन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बताओ साइन अल्फा अगर 1/2 तो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री होगी कि नहीं होगी? यस सर। अच्छा, तो अब इस डायग्राम को देख के बताओ जरा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल जो थीटा आएगा, तो क्वेश्चन में चेक करो किसके बीच का एंगल पूछता है, u और v के बीच का एंगल ना? यस सर। देन द एंगल बिटवीन u एंड v इन डिग्री इज, तो आंसर आ जाएगा वहां पे कितना, 150। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको? यस Yes, सर। sir.
और किसी को कोई डाउट है क्या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में? मैं तुम लोग बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करते मेरे पास यार एक्सरसाइज 2 नहीं है, तुम्हें रीड करना पड़ेगा, फोटो भेजनी पड़ेगी। हैं? सर फोटो भेजते हैं। हाँ फोटो भेज दो मुझे, लेकिन पर देख लेना कि वो रिजोल्यूशन से तो रिलेटेड नहीं है। सर सिर्फ हाँ सर, रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। रिजोल्यूशन अभी मैंने कहाँ पढ़ा? वो अगला टॉपिक आएगा अपना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। भेजा क्वेश्चन? सर एक मिनट। सर भेज दे। भेजा? कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? फर्स्ट वाला? हाँ अभी ये पढ़ा ही नहीं है, कहाँ है तुम पूछ रहे हो? ये डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन, ये भाई ये देख लो कि जो क्वेश्चन अपन को पूछना है कभी वो टॉपिक का हो। हाँ बोलो। सर हमें अगर मतलब स्केलर से वेक्टर मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी आएगी कि स्केलर क्वांटिटी? स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर, वो वेक्टर ही आएगा भाई। स्केलर का मतलब 2, मल्टीप्लाई कर दो किसी वेक्टर से तो क्या दे देगा? तो वो एक नया वेक्टर बन जाएगा। डॉट प्रोडक्ट बोल रहे हो, मल्टीप्लाई बोल रहे हो? सिंपली मल्टीप्लाई। हाँ सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, लेकिन वो एक नया वेक्टर बन जाएगा। ओके। और किसी को कोई डाउट है क्या अभी? किसी को कोई डाउट नहीं ना? नो सर। अच्छा ये अपनी थर्ड क्लास थी ना इसकी, वेक्टर की? यस सर। यस सर। तो रिकॉर्डिंग तो मैं डालते जाऊंगा, अभी फर्स्ट की डाली है, सेकंड की डाली है, थर्ड की डाली है। जिसकी आज पहली क्लास थी वो लेक्चर 1 लेक्चर 2 क्लास की रिकॉर्डिंग अलग है, वो तो देखना ही देखना है तुम्हें। अच्छा मैंने जो तुम्हें बोला था कि जो वेक्टर्स के जो लेक्चर्स पढ़े हैं, एक तो लेक्चर नंबर 10 था जो तुम लोग सब देख चुके हो ना वेक्टर्स के। अब मैं बात कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर की। अरे हाँ या ना? हाँ। लेक्चर नंबर 10 सबने देखा था। लेक्चर नंबर 10 में अपन ने कहां तक पढ़ा था? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तक पढ़ा था। यस सर। अबे वीडियो लेक्चर देखे कि नहीं देखे? देखिए सर। देखे। यस सर देखिए। अच्छा इसके बाद लेक्चर 11 देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने? नो सर। नो सर। क्यों नहीं देखा? अब तो देखना ना। देखो वेक्टर्स के 4 लेक्चर पड़े हुए थे ऐप में। सर ऐप में ना सिर्फ वो टेस्ट के वक्त जो आईडी था ना, आईडी पासवर्ड, उससे सिर्फ लॉगिन हुआ है, लेकिन वो पैकेज लेना पड़ता है। यस सर, अनलॉक नहीं हुआ सर अब तक। हाँ तो देखो एक काम करो अभी तुम, सर कौन सा है? तुमने तो डाउनलोड करी थी ना पेज भोपाल की ऐप। हाँ सर। अभी टाइम बीइंग के लिए तुम लोग क्या करो, प्ले स्टोर पे जाओ और पेज भोपाल की ऐप डाउनलोड करो टाइम बीइंग के लिए। उसमें कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करोगे वो तुम्हारा ओटीपी आ जाएगा फोन पे। अच्छा जब पेज भोपाल की ऐप पे जाओगे तो वहां पे एक जगह चेक करना फ्री लेक्चर्स दिए हुए हैं। जब फ्री लेक्चर्स में जाओगे तो वहां पे क्लास 11 का एक फोल्डर बना हुआ है और उसमें देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लेक्चर पड़े हुए हैं जो फ्री है। फिजिक्स में जाओगे तो मैथमेटिकल टूल पड़ा हुआ है, पूरा कंप्लीट पड़ा है मैथमेटिकल टूल।
यस सर। तो वो मैथमेटिकल टूल में जाना, वहां पे वेक्टर्स के लेक्चर्स। अब सीक्वेंस मुझे याद नहीं, शायद सीक्वेंस शायद वही है 10 11 12 13 शायद। तो सर लेक्चर, हाँ क्या बोलो। आपने वो चेक किया क्या पोर्टल पे खुल मतलब है कि नहीं वीडियोस? है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, एक बार मैं देखता हूं। तो फ्री लेक्चर्स में जाना, वहां मैथमेटिकल टूल में देखोगे, उसमें कुछ नहीं है, मुश्किल से हार्डली 1 मिनट का काम है डाउनलोड करना। उसमें जाना तो वहां फ्री लेक्चर्स में देखना, लेक्चर नंबर 10 तुम लोग देख चुके हो, अब तुम्हें अगली क्लास में लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 देख के आना, 2 लेक्चर देख के आने होंगे। कि अगली क्लास तो अगले वीक में होगी ना अपनी। यस सर। तो अभी तुम लोग सफिशिएंट टाइम है भाई, थर्सडे मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा, सैटरडे मिलेगा, संडे मिलेगा, मंडे को आएगी क्लास। तो अगली क्लास में तुम्हें वेक्टर्स के अगले 2 लेक्चर देख के आना है। जो अगला लेक्चर होगा उसमें एक तो मैंने क्या किया होगा, एक तो मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चन करवाए होंगे और साथ में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया होगा। तो तुम लोग ये चेक करना कि लेक्चर 11 या लेक्चर 12 में जहां तक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है उतना तुम्हें देख के आना है। एक बार पहले से पढ़ के आओगे तो उसको समझना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्लियर हुआ इतना? सर यूट्यूब पे पेज चैनल पे भी है क्या? नहीं नहीं, वो सब प्राइवेट हो गए। कुछ पढ़े होंगे पर वो शायद वो कंबाइंड नहीं, एक्चुअली मेरे को याद है जहां तक वो पढ़े, लेकिन वो क्लिप के फॉर्म में पढ़े, 10 मिनट की क्लिप होगी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके। हाँ सर वैसे ही है। हाँ, तो देखने का कोई मतलब नहीं, तुम लोग ऐप पे जाओ, ऐप पे देख लो, डायरेक्ट उसको कंबाइन कर दिया अपन ने। तो अभी तुम लोगों ने एक लेक्चर देखा है वेक्टर का, मैंने क्या बोला है कि अगले 2 लेक्चर देख के आने हैं तुम लोग। और क्यों देख के आना है कि अगर तुम पहले से पढ़ के आओगे तो तुम्हें समझ में इजी आएगा क्लास में। ठीक है सर ऐप में सर, क्या आप- वॉच वीडियो में जाना है क्या? हाँ, वॉच फ्री वीडियो दिखाएगा वहां पे।